लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। शुरुआत करते हैं। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया। सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया था। सौरिक के रसूलपुर में 1.5 बीघा जमीन पर यह कब्जा किया गया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे पर बुलडोजर चला है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूमाफिया के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी है। प्रशासन ने अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिया। सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया था। सौरिक के रसूलपुर में 1.5 बीघा जमीन पर यह भूमाफिया का कब्जा था, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, जहां पर कब्जा मुक्त की गई है सरकारी जमीन। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती रही हैं प्रशासन के पास, और जब पता चला कि 1.5 बीघा जमीन पर सरकारी जो भूमि है उस पर कब्जा कर लिया गया, तो वहां पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है प्रशासन के द्वारा, जहां पर जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरी जमीन सरकारी है जिस पर भूमाफिया ने कब्जा किया था। बड़े स्तर पर कब्जा किया गया था, जिस पर यह एक्शन लिया गया है। सौरिक के रसूलपुर में 1.5 बीघा जमीन पर जो सरकारी जमीन थी उस पर कब्जा हुआ, जिसको अब कब्जा मुक्त कर दिया गया है। जो निर्माण था वहां पर ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की टीमें मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कन्नौज से, जहां पर प्रशासन ने भूमाफिया ने जो कब्जा किया था उस कब्जे को कब्जा मुक्त कर दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रईस, ये जो भूमाफिया का कब्जा था, इस पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। अभी ताजा अपडेट क्या है और इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें, कन्नौज में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं कन्नौज के सौरिक क्षेत्र के गांव रसूलपुर में जो बेशकीमती सरकारी जमीन 1.5 बीघा पड़ी हुई थी, तो उस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य करा लिया था, जिसकी जानकारी प्रशासन को होते ही प्रशासन के एसडीएम भारी पुलिस बल के बुलडोजर लेके पहुंचे और अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर सरकारी संपत्ति में कोई अगर कब्जा करता है और निर्माण करता है तो उनके विरुद्ध ये अभियान लगातार चलता ही रहेगा। वहीं भूमाफिया पर की गई बड़ी कार्रवाई से भूमाफियाओं में दहशत का माहौल भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल रईस, आपने ठीक कहा कि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो जो अन्य भूमाफिया हैं या फिर जो इस तरीके की कृत्य करने की सोच भी रहे हों, उनके लिए नजीर पेश होती है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार सभी वर्गों का विकास कर रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में भी आज के समय में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। परिवार अपनी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य सुसाइड करने को मजबूर है। अगर ऐसा नहीं है तो हमीरपुर के एक गांव में 100 रुपए की चप्पल के लिए बेटी ने जान क्यों दे दी, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के दीवानपुरा का है, जहां नाबालिग की मां गरीबी की मार और मजदूरी न मिलने के कारण बेटी को चप्पल के लिए पैसे नहीं दे पाई, जिससे नाराज बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये समझने की बात है कि एक परिवार के पास आज के समय में 100 रुपए तक नहीं है और सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है। यूपी सरकार के आंकड़ों पर ही ध्यान दें तो राज्य सरकार पर इतना ज्यादा कर्ज है, प्रदेश का हर एक व्यक्ति 31,000 रुपए का कर्जदार हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी के एक व्यक्ति पर सालाना मात्र 94,000 की कमाई करता है और उसी पैसों से घर परिवार और सब कुछ देखना पड़ता है। आप खियती का नदी को सेल टाप खियती मैं बोली कि चप्पल बिट्टा काल लेवा दो, पैसा नहीं है। मैं लगे गई चप्पल लेवा दो, मैंने पैसा नहीं है, काल लेवा दो। ब्याह हुआ गो कलश करने पीतर को नंद भाई को आठ रोज चौक पे जात काम नहीं लगा भागे आओ, काम नहीं लगा तो भागे आदमी अपनो जैसे जैसे में लड़गा अपने पाल लई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिल्लू निषाद फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शिल्लू, जो मामला सामने आया वाकई में चौंकाने वाला है, हैरान कर देता है कि किसी परिवार में एक बेटी इस वजह से फांसी लगा देती है, आत्महत्या कर देती है कि 100 रुपए की चप्पल नहीं मिली। इस मामले के बाद किस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या ये पूरा मसला सामने निकल कर आया? जी, मैं आपको बता दें, पूरा मामला राठ कोतवाली थाना क्षेत्र के दीवानपुरा का है,
जहाँ पे चप्पल न दिलाने से एक नाबालिग बच्ची ने जो आत्महत्या कर ली, वो 15 महज उसकी उम्र 15 साल है। उसके बाद में उसकी माँ जो है वो लगातार कहती है कि हम काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको काम की जो मजदूरी है, मजदूरी न मिलने के चक्कर में वो अपनी बिटिया को, जो नाबालिग किशोरी थी, उसको चप्पल न दिला पाई, जिसके चक्कर में उन्हें आज फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। शिलू, एक तरफ ये कहा जाता है कि सबका साथ हो रहा है, सबके साथ विकास हो रहा है, सबका साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इस तरीके की गरीबी की तस्वीरें अगर सामने आती हैं तो ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में क्या लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है, एक 100 रुपये की चप्पल एक परिवार अगर नहीं खरीद पा रहा है, तो सवाल तो कई उठ रहे हैं। क्या इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया है इस परिवार को लेकर, और परिवार के सदस्यों का क्या कुछ कहना है? जी, सरकार जो है वो लगातार वादे करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि लोगों की गरीबी हटा दी जाएगी, लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जमीनी स्तर की जो बात करें, जमीनी स्तर पे इस तरह की तस्वीरें तो काफी भयानक रहती हैं। जो जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं चप्पल न दिलाने की वजह से जो किशोरी जिसने फांसी लगाई है, तो ये सरकार पे सवालिया निशान छोड़ रही है। उसके बाद में इसमें जो शासन जो प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा इसमें जो कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर इस क्षेत्र की बात करें शिलू, जहाँ पर इस तरीके का ये हादसा हुआ है, ये घटना सामने निकल कर आई, तो ये पूरा क्षेत्र किस तरीके का है? यहाँ पर लोग किस तरह की मजदूरी करते हैं? उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर क्या संसाधन इस क्षेत्र के आसपास आप लोग देखते हैं, और क्या इनके लिए कुछ योजनाएं अभी तक सरकार की जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके? जी, इस तरीके जो ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला है जो निकल के आया हुआ है, राज कोतवाली थाने के दीवानपुरा का मामला ये पूरा बताया जा रहा। ये काफी इंटीरियल है। जो इनका जो ग्रामीण है, वहाँ के ग्रामीणों का ये आरोप रहता कि जो चीजें सरकार द्वारा आई जाती हैं वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती। कहीं ना कहीं जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो उन तक कोई भी लाभ जल्दी पहुंच नहीं पाए, जिस चक्कर में जो गरीबी है वो गरीबी कहीं ना कहीं लोग गरीबी का इस तरीके से हालात हैं जो उनके ऊपर हावी होते हैं। जी हाँ बिल्कुल शिलू, आपने ठीक कहा कि इस तरीके के हालात हैं जो हावी होते हैं, और यही वजह है कि इस क्षेत्र में एक ऐसी घटना हो गई जिसने सबको सोचने में मजबूर कर दिया। शुक्रिया आपका शिलू जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरीके से एक मामला जब सामने आया और इस मामले में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक जो राठ कोतवाली क्षेत्र है वहाँ पर एक चप्पल के लिए बेटी अपनी जान दे देती है। परिवार का ये कहना है कि उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया, और इसी आर्थिक तंगी से परिवार लगातार जूझ रहा है। इसी पर अब तमाम तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु सैनी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। जी सर, धन्यवाद। ये मामला जो सामने निकल कर आया है, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी के चलते ही यहाँ पर परिवार अपनी बेटी को चप्पल नहीं दिला पाया और उसने आत्महत्या कर दी। क्या कुछ कहना आपका इस पर? मेरा ये कहना है कि ये सब जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार काम नहीं मुहैया करवा पा रही, न उसको मजदूरी मिल रही है। बेटी तो बेटी है, वो तो चाहेगी माँ बाप से मुझको मिलना चाहिए, कुछ न कुछ उसकी उम्मीदें होती है कि मैं चप्पल पहनूं या कपड़े लूं, कहीं ये लूं कहीं वो लूं। हर बेटी अपने माँ बाप से चाहती है, लेकिन ये आर्थिक तंगी होने के कारण, मतलब मजदूरी न मिलने के कारण मजदूरी नहीं मिली तो माँ ने मना कर दिया। पैसे ना होने की वजह से माँ ने मना किया और वो बच्ची ने आत्महत्या कर दी। लेकिन एक तरफ ये तो बड़ी दुखद घटना है। ये तो ऐसा होना न चाहिए है। पहले हम कांग्रेस के समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब हम एक मनरेगा चलाते थे, जॉब कार्ड होते थे, सब होता था है। लेकिन आज तक जो भी मनरेगा, नाम के लिए मनरेगा है, केवल नरेगा चलती है तो नाम के लिए ही चलती है। काम धाम उसमें कुछ होता नहीं है, ना काम धाम कराया जाता है और ना ही कोई धन उसको दिया जाता है कि काम धाम कराया जाए। नाम है केवल। आप एक तो हाँ जी, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कौन आदमी मजदूर है, काम करने लायक है कि नहीं है, क्या गरीबी रेखा पे है, तो उसको काम तो मुहैया तो करवाना चाहिए। कैसे उसका लालन पालन कैसे होगा, परिवार कैसे चलेगा? अगर 2 पैसे नहीं पैदा करेगा, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो अपने बच्चों को रोटी कैसे खिलाएगा? ये बहुत बड़ी कमी है सरकार।
हिमांशु जी, आपने कहा कि ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है जो सामने निकल कर आई। आपने एक ऐसी योजना का भी जिक्र किया जिसमें ये देखा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है खासतौर पर उनके लिए आर्थिक तौर पर ये बहुत सही तरीके से जब योजना वहाँ पर पहुँचती है तो उन लोगों को लाभ होता है, जॉब कार्ड बनते हैं। मौजूदा वक्त में जो सरकार बात कर रही है कि हमारी ओर से अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक जो है विकास की योजनाओं को पहुँचाया जा रहा है, आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने की, सशक्त बनाने की उनको बात की जा रही है, तो इन्हें कहाँ पाते हैं? नहीं, प्रकाश योजना वाली जहां तक बात आती है, प्रकाश योजना तो उनकी चल रही है। हाँ। प्रकाश भाई, मजदूरी जब तक नहीं मिलेगी अगले को, रोटी कैसे मिलेगी? जी रोटी का सवाल है यहाँ पे, जी जी जी। पैसे के सवाल है, घर की तमाम चीजों के सवाल है यहाँ पे। अगर वो मजदूरी नहीं करेगी, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो बच्चों को मना कर दी रोटी नहीं है तो बच्चे भूखे मरेंगे। ठीक है हिमांशु जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ते हैं। कानपुर में डीएम ने टीबी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी डॉक्टर, एसीएमओ और 2 अन्य डॉक्टर नदारद मिले। अनुप स्थित डॉक्टर और कर्मचारियों पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज प्रातः 10 साढ़े 10 से लेकर 11 बजे के बीच में, 10:50 के बीच में मेरे द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय कानपुर नगर का और जो जिला टीबी कार्यालय है उसका निरीक्षण किया गया। टीबी कार्यालय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय शासन के निर्देश में 2025 में टीबी मुक्त भारत के लिए विशेष अभियान चल रहा है और उसी के क्रम में यहाँ निरीक्षण किया गया। यह खेद का विषय है, जो डॉक्टर प्रभारी हैं पूरे कैंपेन के, डॉक्टर सुबोध, वो ही नहीं है यहाँ पर और उनके उपस्थिति पंजिका में कोई हस्ताक्षर नहीं होते, जो कि गलत है। जो भी अधिकारी यहाँ के टीम लीडर है उनको सबसे ऊपर साइन करना चाहिए ताकि और लोगों को मोटिवेट कर सकें। वो स्वयं नहीं है 10:50 तक डॉक्टर सुबोध, और साथ में 4 अन्य कर्मचारी वो भी नहीं है यहाँ पर, रुचि यादव, महेंद्र प्रताप इत्यादि। तो वो अनफॉर्चुनेट है कि टीबी का जो पीक सीजन है, टीबी के लिए कैंपेन चल रहा है, 2025 में टीबी मुक्त करना है और अगर हमारे टीम लीडर्स इस समय काम अच्छे से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और शासन के निर्देश है कि 10 से 12 के बीच में जनता दर्शन भी करना है, किसी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करना है, ऐसी दशा में ये सेंसिटिव है। दूसरा, जिला पूर्ति कार्यालय का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, जो कि कलेक्ट्रेट के पास में ही है। वहाँ पर भी एक आरिंदु कटियार एब्सेंट थे और बाकी कुछ कर्मचारी थे, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उस कार्यालय में थोड़ा रख रखाव, मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें अनफॉर्चुनेट थी। और जो प्लास्टर वाला कुछ जगह झड़ रहा है, तो जो बिल्डिंग पुरानी भी यदि है तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसमें एक हरी जाली जो आती है, मैश आता है, उसको लगा लें छत के साइड में, ताकि हमारे कर्मचारी भी सेफ रहें और किसी प्रकार का दिक्कत न हो। आज शहीद दिवस के अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में हरदोई कोतवाली देहात प्रभारी के साथ समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। कोतवाली देहात प्रभारी ने बताया कि कोतवाली में साफ सफाई की बेहतरीन व्यवस्था के साथ साथ फरियादों की समस्याएं सुनी जाती हैं। वहीं अलग से महिला हेल्प डेस्क भी ऑफिस में बना हुआ है, जिसमें महिलाएं अपनी बात बिना किसी झिझक के रख सकती हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली थाना हाफिजगंज क्षेत्र में लाखों की चोरी की वारदात फिर सामने आई। एक रात में रेठौरा कस्बे में 2 जगह चोरी की वारदातें सामने आई हैं। मिनी बड़ौदा बैंक, यूपी बस ट्रेडिंग कंपनी आड़त में चोरी की घटना बढ़ी। वहीं आड़त से 10 कुंतल चावल पर भी हाथ साफ किया गया। हमारे यहाँ चोरी हुई है, रेठौरा में 2 जगह चोरी हुई है। यहाँ से 100 मीटर दूर पे एक बैंक है, मिनी बैंक, उसमें चोरी हुई है। फिर हमारे यहाँ चोरी हुई है। ये विंडो तोड़कर यहाँ से घुसे हैं और फिर क्या नाम है, हमारी चाबियां यहीं पर थी, मतलब दुकान लॉक थी, जो गोडाउन की चाबी थी वो यहीं पर थी। उसमें से दुकान खोल के 15-16 कट्टे हमारे चोरी हुए हैं, जिसको चोरी करने में कम से कम आधा घंटा तो लगना ही चाहिए। वो माल लेके लोड करके किसी चीज में, चाहे टेम्पू में लोड करा या किसी में करा, उसको लोड करके यहाँ से लेके। मेरा जनसेवता केंद्र है भटसर रोड पे, इसमें चोरी हो गई। मैं ताले वाले लगा के गया था शाम, सुबह आया तो कुछ नहीं था। 10:30 बजे के टाइम। क्या चीज चोरी है? मेरा इसमें इन्वेटर है, बैटरा है, प्रिंटर है, लैपटॉप है, 1 लाख रुपए का कैश है। 1 लाख रुपए कैसे छोड़ गए थे आप?
हाँ, रात लेट हो जाने के कारण मैं यहाँ पे ही छोड़ गया था। वैसे तो साथ ले जाता लेकिन नहीं छोड़ गया था। अरुण कुमार है, क्या मामला कैंप चलाता हूँ। ये हमारे साथी हैं, इनके यहाँ चोरी हुई है और रिठौरा में लगातार चोरी होती जा रही है। कृपया प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे और हमारे जो यहाँ जो चोरी हुई है इसका जल्दी से जल्दी खुलासा करें। क्या क्या चोरी हुई है? यहाँ पर प्रिंटर, लैपटॉप। रामपुर में एक बार फिर फर्जी हॉस्पिटल पवन नर्सिंग होम में नाबालिग बच्ची का 5 माह का गर्भपात जबरन कराने का मामला सामने आया। नाबालिग की हालत बिगड़ने के बाद उसे हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों के पैनल को उसकी जान बचाने के लिए उसके यूट्रस को निकालना पड़ा। हालांकि अभी भी नाबालिग लड़की की हालत नाजुक है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पीड़ित पिता की शिकायत पर हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। देखिए, अभी भी मेरे संज्ञान में आया है जो कैमरी क्षेत्र का जो डंडिया विलेज का जो मैटर है, उस संबंध में जानकारी मिली है। मैं इसमें जो है कल ही टीम भेजकर उसकी जांच करा रहा हूं और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई कराऊंगा। पवन नर्सिंग होम आपके रजिस्टर्ड है? पवन नर्सिंग होम का अभी मुझे देखना पड़ेगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं। सरन नाम का इनके गाँव का ही व्यक्ति है, उसके यहाँ मजदूरी करने जाती थी तो वहाँ वो ये अपने खेत पे ले जाता था। तो जो खेत मालिक था जिसकी वो वटाई करता था वो जुल्फ़िकार नाम का था। तो उसने उस लड़की से मामला बंद कर लिया, अपने जैसे भी किया उसके साथ ज़बरदस्ती उठाकर बाग में ले गया, उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया उसने। और बलात्कार करने के बाद में उसकी वीडियो बना ली और उसकी वीडियो बनाने के बाद में ब्लैकमेल करते रहे। ये कई लोग थे इसमें, ये जुल्फ़िकार था, गंगा शरण था और ये सनी था, आकाश था। ये चारों लोग उसके साथ आए दिन बलात्कार करते रहे। और जब वो 5 महीने की गर्भवती हो गई, जब इन्हें पता चला ये 5 महीने की गर्भवती है, तो ये उसका गर्भपात कराने के लिए पवन नर्सिंग होम ले गए राजडंडिया, और वहाँ पवन नर्सिंग होम में इन्होंने उसका गर्भपात कराया। उधर कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान पशु चोरी करने वाले मोटरसाइकिल में जा रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस ने भागते हुए पकड़ लिया। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों पर पहले से करीब 13 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सेन पश्चिम पारा पुलिस द्वारा यह सूचना प्राप्त होने पर कि थाना क्षेत्र में कुछ पशु चोर सक्रिय हैं। यहाँ उर्छी रेलवे अंडरपास के पास चेकिंग लगाई गई। जब पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते दिखे, जो पुलिस को देखकर वापस मुड़ने लगे। पुलिस द्वारा जब उन्हें आवाज़ देकर रुकने का इशारा किया गया तो वह और तेज़ी से भागे, जिससे उनकी बाइक स्किड कर गई और उसमें से एक व्यक्ति पुलिस बल पर फायरिंग करते हुए भागा। पुलिस बल द्वारा जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई तो उसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। दूसरे व्यक्ति को दौड़ाकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया है। फिलहाल उस घायल व्यक्ति को उपचार हेतु CSC बिधनू भेजा गया है, जहां से उच्च लेवल के अस्पताल के लिए उसे रेफर किया गया है। पूछताछ के दौरान उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम राजेंद्र गौतम बताया गया, जो बिल्हौर का निवासी है। जब CCTNS पर इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात किया गया तो इसके ऊपर लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं, जो गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु चोरी और गैंगस्टर एक्ट के अधिनियम के मुकदमे।